तो चिल्ड्रन हमने देखा कि कैसे जो फिलोसोफर्स थे उनके थ्रू कैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का बना, और उसमें मॉन्टेस्क्यू और रूसी और बाकी फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज़ को रखा। एंड द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. पहले के टाइम में लोग पढ़ नहीं पाते थे बहुत से लोग, तो उनके लिए क्या था, ये फिलोसोफर्स की जो बुक्स होती थी ये लोग इसको डिस्कस करते थे। जैसे आज हम मूवी डिस्कस करते हैं या कोई सीरियल डिस्कस करते हैं, वैसे ही पहले के लोग सैलून्स में या कॉफ़ी हाउस में बैठे इन लोगों की बातों को डिस्कस करते थे, जिससे हर किसी को ये पता चलता था कि फ्रांस में अब क्या नया होने वाला है। एंड दीज आर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स, और लोग इसको ग्रुप में पढ़ते थे, जिससे जो लोग पढ़ नहीं लिख पाते थे या लिख नहीं पाते थे वो लोगों को फ़ायदा हो। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखिए यहाँ से क्या था, जैसे ही न्यूज़, अच्छा जब टैक्स बढ़ता था तो किसी को पता नहीं होता था कि टैक्स बढ़ने वाला है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा था नहीं और किसी को आइडिया नहीं होता था कि टैक्स किस चीज़ के लिए बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। लेकिन जब फिलोसोफर्स ने अपनी बुक लिखी तो उससे लोगों के बीच एक आइडिया फैल गया कि हमारे राजा जो लुइस 16 थे वो किस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में गुस्सा आया और लोगों ने कसम खाई कि इस प्रिविलेज को जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिल रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप इस सोर्स को पढ़िएगा, उस पर देखिए क्या चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक मतलब कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? Louis XVI जैसे राजा, इसीलिए मोनार्की था कि राजा किसी से पूछते नहीं थे क्यों क्या करना है, वो अपनी मर्जी से काम करते थे। इसलिए वो जब भी चाहे जिस भी तरीके से चाहे टैक्स को इंक्रीज़ कर सकते थे और हटा भी सकते थे। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम, पुराने टाइम का जो फ्रांस था, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। पहले के टाइम में फ्रांस में जो मोनार्क होते थे, जो तानाशाह होते थे राजा, वो अपनी मर्जी से अकेले कभी भी टैक्स को बढ़ा नहीं सकते थे। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जबकि वो एक स्टेट जनरल्स को बुलाते थे, जैसे 3 स्टेट था, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते थे और फिर वो टैक्स को प्रपोज करते थे। अगर वो नया टैक्स लोगों ने अलाउ कर दिया तब तो वो पास होता था, नहीं तो नहीं होता था। The State General was a political body to which 3 states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. This last time it was done in 1614. So इस तरह से मीटिंग होती थी। जब भी मोनार्क किसी भी राजा को मीटिंग लेनी होती थी या टैक्स बढ़ाना होता था तो वो स्टेट जनरल्स तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते थे और फिर उनसे डिस्कस करते थे, उनके वोट के अकॉर्डिंग ही टैक्स को इम्पोज किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा किस डेट में क्या हुआ था। देन ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 called together an assembly of the state general to pass proposals for new taxes. इन्होंने बुलाया 5 मई को 1789 को लुइस 16 ने सभी स्टेट जनरल को बुलाया कि हमें मीटिंग लेनी है। A replacement hall in Versailles was prepared to hold the delegates. एक हॉल में तैयारी की गई मीटिंग की। The first and second states sent 300 representatives each. फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड स्टेट के 3000 रिप्रेजेंटेटिव थे। टोटल कितने होंगे 600, who were seated in rows facing each other on two sides, जो आमने सामने बैठ के एक दूसरे को फेस कर रहे थे। While the 600 member of the third state had to stand at the back. अब देखिए थर्ड स्टेट की जिनकी 90% पॉपुलेशन थी उनके 600 मेंबर थे, लेकिन उनको खड़े रहने को कह दिया गया क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ही प्रिविलेज था। The third state was represented by its more prosperous and educated members. थर्ड स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जो एजुकेटेड मेंबर थे उनके। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. इन तीनों लोगों को, पीजेंट्स को, आर्टिशंस को और वीमेन को, इन लोगों को असेंबली में बैठने का मौका तक नहीं दिया गया। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. अच्छा, जब ये मीटिंग हो रही थी तो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने जो पढ़े लिखे थे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स जो थर्ड स्टेट की ग्रीवेंसेस थी, जो दर्द था, जो डिमांड था, उसको 40,000 लेटर्स में लिख के ले आए थे कि इसको हम डिस्कस करेंगे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each
कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब ये डिवाइड किया गया कि हर स्टेट जनरल का अपना एक अलग वोट होगा, सिंगल वोट। दिस टाइम टू लुई 16th was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कहा कि हर एक पर्सन का एक ही वोट होगा, चाहे जिस भी कीमत पे हो। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट के 300 लोग थे, सेकंड स्टेट के 300 लोग थे, टोटल हो गया 600, और थर्ड स्टेट के अकेले कितने लोग आए थे, 600। तो इससे क्या हो गया कि वोटिंग अब कंडक्शन जो हो गया वो सिंपल हो गया कि हर एक पर्सन का एक वोट होगा, ये डिमांड किया था थर्ड स्टेट के लोगों ने। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रूसी इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसी ने अपनी किताब में लिखा था, बुक में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि हर एक पर्सन का एक वोट होगा। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसका एक वोट को दो वोट मानेंगे, और अगर कोई गरीब है तो उसके वोट को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, हर एक पर्सन का एक वोट होगा। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest। और जब किंग ने मना कर दिया कि नहीं, थर्ड स्टेट के वोट को हम वोट नहीं मानेंगे, तो इन लोगों ने नाराज़ होकर बाहर चले गए, कहाँ पर, असेंबली हॉल में, जहाँ पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as a spokesman of the whole France। इन्होंने क्या अपने आप समझा कि वो सारे फ्रांस के एक स्पोक्समैन हैं जो इनकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court of the ground of Versailles। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of monarch। इन लोगों ने, थर्ड स्टेट के जो लोगों ने, जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इनकी बातों को किंग ने, इन लोगों ने बाहर जाके टेनिस कोर्ट में, इंडोर कोर्ट में, जो वर्साइल के पैलेस था उसी में टेनिस कोर्ट था, वहाँ इन लोगों ने बैठे और इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली माना और कसम खाई कि तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि उनके अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए और राजा का अपना एक लिमिट ना हो जाए कि इस पावर के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। दे वर लेड बाई मीराबियो एंड एबिसियस। इसको कौन लीड कर रहा था, मीराबियो एंड एबिसियस। मीराबियो वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। मीराबियो जबकि नोबल फैमिली के थे, इनको ऑलरेडी प्रिविलेज मिल रहा था, लेकिन इनको सच पता था कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles। इन्होंने अपनी स्पीच दी। Abisius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। एक priest थे ये, और इन्होंने अपनी एक influential pamphlet लिखा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसका नाम था What is the Third State। मतलब थर्ड स्टेट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए इन्होंने एक पैम्फलेट पे इन्फ्लुएंशियल स्पीच लिखा। While the National Assembly was put at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil। टर्मोइल मतलब चेंजेस आया। जब तक नेशनल असेंबली बन रही थी, एक नया चेंज आया। अ सीवियर विंटर हैड मेट अ बैड हार्वेस्ट। बहुत ही ज़्यादा ठंड आई जिससे पूरा फ्रांस की हार्वेस्टिंग खराब हो गई। अब प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, सामान का रेट हाई हो चुका था। Often bakers exploited the situation and hoarded supplies। After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed in the shops। देर लंबी लाइन में औरतें, वीमेन खड़ी थी, और जब उनकी चांस आई तो तब तक ब्रेड बिक चुकी थी, कोई ब्रेड बची नहीं थी बेकरी में। उन लोगों को गुस्सा आया और इन लोगों ने शॉप को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। ऑन 14 जुलाई द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टेल। अब देखिए, ये शुरू का जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कैसे जो टर्म जो हुआ था, जिस दिन सिचुएशन ख़राब हुई थी वो यहीं से हुई थी कि किस दिन सुबह सुबह सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो चलिए, यहाँ तक आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड करिएगा और हम आगे